30 दिनों में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक। भाग 3, अध्याय 22, शेयर बाजार में फंडामेंटल एनालिसिस। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्रेम करते हैं तो आप सफल होंगे। हरमन केन। जीवन की भागदौड़ में एक व्यक्ति को अपने दिन भर के कामों का मूल्यांकन करना चाहिए, तभी वो अगले दिन के लिए कोई टारगेट प्राप्त कर सकता है। उसे अपनी क्षमता और कमजोरी का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसी प्रकार शेयर बाजार के निवेशकों को भी लगातार कुछ न कुछ समय समय पर तमाम धारणाओं की जांच पड़ताल करनी चाहिए। एक निवेशक अधिक से अधिक रिटर्न कमाने के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं। वे ऐसे शेयरों को खरीदते हैं जिनकी कीमतों में तेजी की उम्मीद होती है और उन शेयरों को बेच देते हैं जिनमें कमजोरी या स्थिरता की आशंका होती है। ऐसे शेयरों की पहचान के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा लिया जाता है। टेक्निकल और फंडामेंटल विश्लेषण के तरीके अलग अलग हैं। हालांकि तकनीकी विश्लेषण का इस्तेमाल सभी तरह के बाजारों में होता है। इनमें कमोडिटी, फॉरेक्स, शेयर या बॉन्ड शामिल है। उसे समझने के लिए हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फंडामेंटल विश्लेषण क्या है? किसी शेयर के संभावित भविष्य का आकलन कई व्यापक संकेतों के आधार पर किया जाता है। इससे देश का जीडीपी, महंगाई दर, ब्याज दर के साथ साथ कंपनी की बिक्री, मुनाफा क्षमता, रिटर्न ऑन इक्विटी, नगद स्थिति और लायबिलिटी शामिल होते हैं। ऐसे ही तकनीकी विश्लेषण को भी समझना पड़ेगा। तकनीकी विश्लेषण में बाजार के ऐतिहासिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट आदि शामिल हैं। इसके आधार पर यह बताया जाता है कि भविष्य में शेयर की दिशा क्या होगी। तकनीकी विश्लेषक फंडामेंटल आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि इनकी प्रासंगिकता नहीं होती, बल्कि ये है कि बाजार इन आंकड़ों पर पहले ही गौर कर चुका होता है, इसलिए दोबारा उनके विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ती है। इस मेथड का पहला सिद्धांत ये है कि कीमत में हर चीज शामिल होती है। ये बताना मुश्किल है कि दोनों में से कौन बेहतर है। इसकी वजह यह है कि तकनीकी विश्लेषण छोटी अवधि की ट्रेडिंग और निवेश के मामले में कारगर है। फंडामेंटल एनालिसिस लंबी अवधि के निवेशों में उपयोगी है। चूंकि दोनों मेथड फायदेमंद है, इसलिए ज्यादातर ब्रोकर्स फर्में दोनों का इस्तेमाल करती हैं। सफल निवेशक दोनों ही विश्लेषणों का प्रयोग करते हैं। फंडामेंटल विश्लेषण बताता है कि किन किन शेयरों में निवेश के आसार हैं, जबकि तकनीकी विश्लेषण बताता है कि इनमें कब पैसा लगाने में मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि जैसे एक घर का खर्च चलाने के लिए सिर्फ वर्तमान वस्तुओं की कीमतों का आकलन करना पड़ता है, बल्कि भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में भी ध्यान रखते हैं। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, मेरी एक मित्र ने गाड़ी खरीदने का प्लान बनाया। उसने गाड़ी का चयन भी कर लिया, लेकिन एक मित्र ने उसे सलाह दी कि पेट्रोल बहुत महंगा है, अतः सीएनजी वाली गाड़ी ही लेना। उसने ऐसा ही किया क्योंकि उसकी जरूरत स्थानीय थी। इसका मतलब ये है कि शेयर बाजार की जांच पड़ताल सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ बाजार के अनुसार ही न करें, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से भी करते रहें। अध्याय 23 अंतर्राष्ट्रीय निवेश और विविधता। सफलता सरल है, जो सही है वो करो, सही तरीके से करो, सही समय पर करो। अर्नाल्ड एच ग्लासगो। आज की दुनिया बहुत छोटी हो गई है। सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं आज एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल गई हैं जैसे एक परिवार सत्ता होती है। आज यदि किसी देश में संकट आता है तो वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही है। ऐसे समय में शेयर बाजार तो वैसे भी बेसिक होता है। उसमें काम करने वाली दुनिया की बड़ी पूंजी लगी रहती है। जब एक बार निवेशक शेयर बाजार में अपना निवेश करना चाहता है तो उसे एक बार अंतर्राष्ट्रीय फंडों के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। निवेश सलाहकारों का कहना है कि पोर्टफोलियो में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए निवेशकों को दूसरे देशों के म्यूचुअल फंडों में निवेश करना चाहिए। वे फीडर फंडों या अंतर्राष्ट्रीय फंडों में निवेश कर यह काम कर सकते हैं। ये फंड दूसरे देश के शेयरों या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में निवेश करते हैं। बहुत लोगों में छुट्टियों में विदेश जाने की चाहत बढ़ रही है। कई बच्चे भी विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में पोर्टफोलियो में भौगोलिक रूप से विविधता लाना समझदारी है। साथ ही कभी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर ये विदेशी फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की कई वैश्विक कंपनियां अमेरिका और यूरोप से आती हैं। इंटरनेशनल फंडों में निवेश आपको इस तरह की दिग्गज कंपनियों में निवेश का अवसर देता है। भारतीय निवेशकों के लिए कई प्रकार के इंटरनेशनल फंड बाजार में मौजूद हैं। इस श्रेणी के फंड मुल्क आधारित, क्षेत्र आधारित अथवा थीम आधारित हो सकते हैं, जो क्रमशः किसी मुल्क, अमेरिका, ब्राजील आदि निश्चित क्षेत्र, यूरोपीय संघ या विशेष टेक्नोलॉजी आदि में निवेश करते हैं। बतौर भारतीय निवेशक आप इन फंडों में भारतीय रुपए में निवेश कर सकते हैं। आप फंड का चयन करने के बाद भुगतान चेक से रुपए में कर सकते हैं। इन फंडों में ऑनलाइन निवेश भी किया जा सकता है। भारतीय निवेशकों को इंटरनेशनल निवेश ऑफर करने वाले फंड दो तरीकों से विदेशी बाजार में निवेश करते हैं। पहला, वे सीधा विदेशी बाजार के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। दूसरा, वे किसी विदेशी फंड में निवेश कर सकते हैं। इसे फीडर रूट कहा जाता है। शेयरों में निवेश के जोखिम के साथ साथ इंटरनेशनल फंडों के साथ करेंसी के उतार चढ़ाव का जोखिम भी जुड़ा हुआ है। ये जोखिम विदेशी बाजार में घरेलू करेंसी की वैल्यू घटने या बढ़ने के कारण पैदा हो सकता है। घरेलू निवेशक रुपए में निवेश करते हैं, मगर फंड को विदेशी मुद्रा में निवेश करना पड़ता है। इस वजह से निवेशकों को इन फंडों के प्रति अधिक सचेत रहने की जरूरत होती है। उनकी नेट एसेट वैल्यू NAV काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि डॉलर की तुलना में रुपए में कमजोरी आती है तो अमेरिकी फंडों में निवेश करने वालों को लाभ होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। इंटरनेशनल फंडों पर टैक्स के नियम डेट म्यूचुअल फंड की तरह ही है। 3 साल की अवधि तक बनाए रखने पर निवेशकों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है। ये कर कमाए गए मुनाफे पर अपने टैक्स स्लैब के आधार पर दिया जाता है। 3 साल से अधिक की अवधि तक बनाए रखने पर निवेशकों को कमाए गए मुनाफे पर
20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ता है। इस पर इंडेक्सेशन का लाभ भी दिया जाता है। अध्याय 24 शेयर बाजार, तेजी, निवेश और सावधानियां। आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे साल वो होते हैं जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स आपकी अपनी है। आप उनका दोष अपनी माँ, इकोलॉजी या प्रेसिडेंट को नहीं देते। आप रियलाइज करते हैं कि आप अपनी किस्मत को खुद कंट्रोल करते हैं। अल्बर्ट एलिस। देखने में आता है कि दुनिया की सबसे अधिक दुर्घटनाएं तेजी से होती हैं। मतलब स्पीड के कारण होती हैं। मतलब जल्दबाजी के कारण भी होती हैं। शेयर बाजार में भी जब तेजी आती है तो निवेशकों के चेहरे खिल जाते हैं और बहुत सारे लोग इसी तेजी का शिकार भी हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि तेजी चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसीलिए शेयर बाजार के निवेशकों को संभल कर कदम रखने होंगे। बैलेंस फंड में डिविडेंड के लिए निवेश बैलेंस फंड निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें सुरक्षा के साथ इक्विटी से कमाई का मौका मिलता है। इन्हें लोगों को डिविडेंड ऑप्शन के लालच के साथ बेचा जाता है। बहुत से बैलेंस फंड पहले सालाना डिविडेंड देते थे, अब तिमाही या मासिक डिविडेंड दे रहे हैं। निवेशकों के हाथ में ये डिविडेंड टैक्स फ्री है। इस हिसाब से निवेशकों को यह टैक्स फ्री आमदनी के विकल्प के रूप में बेचे जा रहे हैं। ये डिविडेंड सालों कमाई गई सरप्लस रकम के रूप में निवेशकों को दी जाती है। इसमें मिलने वाली रकम कितनी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई निवेशक इस भरोसे ही बैलेंस्ड फंड में निवेश करता है तो वो सही नहीं है। प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के संस्थापक अमोल जोशी ने कहा, किसी इक्विटी ओरिएंटेड फंड में निवेश सिर्फ मासिक आमदनी के लिहाज से बहुत गलत फैसला है। अगर आप इस समय किसी इक्विटी फंड में सिप शुरू करना चाहते हैं तो दोबारा सोच लें। आपको इस निवेश से मुनाफा कमाने के लिए लंबी अवधि तक फंड में बने रहना पड़ सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ने के साथ ही अब उनके रकम की निकासी भी बढ़ी है। इंडस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि इक्विटी फंड से निवेशकों द्वारा करोड़ों की निकासी साल दर साल बढ़ रही है। बहुत से निवेशकों ने स्कीम बेच दी, जबकि कुछ निवेशकों ने सिप रोक दिया है। लंबी अवधि में ये नुकसान का सौदा हो सकता है। शेयर बाजार में कमजोरी की आशंका बनी हुई है। पिछले कुछ साल में मुनाफा बना चुके निवेशकों के लिए यह एक झटके की तरह हो सकता है। अगर कमजोरी की आशंका में आपने अपना पोर्टफोलियो भुना लिया तो आप कंपाउंडिंग के फायदे से चूक सकते हैं। किसी लक्ष्य के लिए आप रकम जुटाने से भी चूक सकते हैं। मिड या स्मॉल कैप में अधिक निवेश एक्सपोजर। पिछले 3 साल में मिड कैप का रिटर्न 23 और स्मॉल कैप का 17% रहा है। इस फंड ने मल्टी और लार्ज कैप फंड के प्रदर्शन को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस वजह से बहुत से निवेशक इनमें निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। गेटिंग यू रिच के संस्थापक रोहित शाह ने कहा, निवेशक मिड और स्मॉल कैप के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए सिर्फ इनमें ही एक्सपोजर चाहते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि इस सेगमेंट से अब एक्सपोजर कम करना चाहिए। इस सेगमेंट में वैल्यूएशन काफी बढ़ा हुआ है। कुछ लोग आम तौर पर
कम रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करते हैं। वे क्रेडिट रेटिंग बढ़ने की उम्मीद वाले बॉन्ड में निवेश के मौके तलाशते हैं। इस तरह के फंड से बेहतरीन रिटर्न की वजह से निवेशक इस सेगमेंट की तरफ आशाभरी नजरों से देख रहे हैं। मनी वर्क फाइनेंशियल एडवाइजर्स के संस्थापक निसरीन मामाजी ने कहा, बॉन्ड फंड के निवेशकों को सुरक्षित खेलना चाहिए। क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज में जाना इस समय बेमतलब जोखिम उठाना है। निवेशकों की उम्मीद पर हालांकि ये खरे नहीं उतरते हैं। समय पर फंड मैनेजर के कॉल नहीं ले पाने की वजह से निवेशक उनमें फंस गए हैं। आप भी डेट फंड के विकल्प के रूप में डायनामिक बॉन्ड फंड में निवेश न करें। बिना सलाहकार की जानकारी के डायरेक्ट प्लान में स्विच करना। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान के निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिला है। इसमें आप फंड हाउस से सीधे प्लान खरीद सकते हैं। इसमें खर्च कम होता है, लेकिन जरूरी है कि स्विच करने से पहले आप इस बारे में किसी सलाहकार से संपर्क करें। अगर आप खुद ये करेंगे तो सही फंड चुनने में कोई भी गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया है, मार्केट में तेजी के समय बहुत लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। इस आपाधापी में बहुत सारे लोग जोखिम मोल लेते हैं। शेयर बाजार का मामला भेड़चाल वाला नहीं, बल्कि बहुत सी सावधानियां बरतने वाला होता है। कम से कम तब जब आप तेजी के समय अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। निवेशक की सतर्कता ही सुरक्षा कवच का काम करती है। अध्याय 25 शेयर बाजार गलतियों से बचाव। आपको हर सुबह डिटर्मिनेशन के साथ उठना होगा। अगर आप हर रात सेटिस्फेक्शन के साथ बिस्तर पर जाना चाहते हैं। जॉर्ज लॉरिमर। आपको हर सुबह डिटर्मिनेशन के साथ उठना होगा। अगर आप हर रात सेटिस्फेक्शन के साथ बिस्तर पर जाना चाहते हैं। जॉर्ज लॉरिमर। जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए एक कहावत हमेशा लागू होती है कि मंदी हो या तेजी, उनके लिए ये दोनों अवसर ही मुनाफा वसूली के लिए होते हैं। इसीलिए निवेशकों के सामने ऐसे अवसर हमेशा आते जाते रहेंगे। इनसे बचकर कोई भी निवेशक मुनाफा नहीं कमा सकता। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि नए शिखर पर पहुंचने के बाद शेयर बाजार में तेज गिरावट आई, इससे निवेशक घबरा जाते हैं। मार्केट विश्लेषकों का कहना है कि बाजार आने वाले समय में फिसल सकता है। ऐसा देखा गया है कि जब मार्केट में सुधार शुरू होता है तभी निवेशक सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। इन गलतियों की इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसी आम गलतियों के बारे में बता रहे हैं जिनसे निवेशकों को अभी बचना चाहिए। निवेशक एक कीमत तय करते हैं और उस लेवल तक वे शेयर को होल्ड किए रहते हैं। आम तौर पर यह प्राइस शेयर की खरीद कीमत होती है। कुछ मामलों में यह स्टॉक का ऑल टाइम हाई प्राइस भी हो सकता है। निवेशक इस लेवल को ध्यान में रखकर किसी शेयर में बने रहने या निकालने का फैसला करते हैं। हालांकि गिरते हुए बाजार में खास प्राइस का मोह भारी पड़ सकता है। इस वजह से निवेशक उससे अधिक समय तक शेयर को होल्ड करते हैं जितने समय तक उन्हें करना चाहिए था। शेयर प्राइस में कई वजहों से गिरावट आ सकती है, लेकिन निवेशक खास प्राइस के मोह में शेयर को होल्ड किए रहते हैं। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और उसकी कीमत कम हो रही है
कम हो जाती है तो एवरेज बाइंग प्राइस कम करने के लिए और शेयर मत खरीदिए। निवेशक कम कीमत पर शेयर खरीदकर अपना लॉस घटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि गिरते हुए बाजार में ये रणनीति अच्छी नहीं है। अगर आपने कोई गलत शेयर खरीद रखा है तो उसमें काफी गिरावट आ सकती है। अगर आप बीच में वो शेयर और खरीदते हैं तो उसके और नीचे जाने पर आपका मुनाफा बढ़ेगा। इस बारे में सेंट्रम वेल्थ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कुंज बंसल ने बताया कि एक खराब स्टॉक में और पैसा लगाने में कोई समझदारी नहीं होती। उन्होंने कहा, अगर आपने जिस स्टॉक में निवेश किया है वो अच्छी इक्विटी का है तो दाम कम होने पर उसमें निवेश बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी सूरत में गिरावट आने पर शेयर में निवेश नहीं बढ़ाना चाहिए। जब शेयर प्राइस में गिरावट आती है तो लोग इन्वेस्टमेंट और रिसर्च रिपोर्ट्स खंगालने लगते हैं। वे इनमें ऐसे संकेत ढूंढते हैं जिनसे उनकी सोच सही साबित हो। उन तथ्यों की अनदेखी करते हैं जिनसे उनकी सोच गलत साबित हो सकती है। बाजार में सुधार वाले दौर में ये ट्रेंड कुछ ज्यादा ही देखा जाता है। हालांकि इससे निवेशक गलत फैसले करता है। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और उसके बारे में नेगेटिव न्यूज आती है तो उस पर गौर करना चाहिए। जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है उन्हें लेकर आपको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। अगर किसी शेयर की कीमत 52 हफ्ते के लो लेवल पर पहुंच जाती है तो गिरते हुए बाजार में कुछ निवेशक वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। वे ऐसे शेयरों की तलाश करने लगते हैं जिनकी कीमत 52 हफ्ते के लो पर पहुंच गई है। उन्हें लगता है कि ऐसे शेयर में पहले ही गिरावट आ चुकी है, इसलिए उनमें निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि इनमें से कुछ स्टॉक्स वैल्यू ट्रैप साबित हो सकते हैं। इस बारे में ओमनी साइंस कैपिटल के सीईओ विकास गुप्ता ने बताया, 52 हफ्ते का लो किसी स्टॉक को रिसर्च करने की वजह हो सकता है, लेकिन सिर्फ कीमत देखकर ऐसे शेयरों में निवेश करना अच्छा नहीं होता। गिरते बाजार में कई ब्रोकर्स हाउस निवेशकों को लिवरेज पर दांव लगाने को कहते हैं। हालांकि इस प्रकार के दांव में नुकसान का खतरा अधिक होता है। ऐसे में अस्थिर बाजार में इस तरह के निवेश से जितना संभव हो बचा जाना चाहिए। पैसा उधार लेकर निवेश करना कोई खास समझदारी नहीं। इस तरह का दांव तभी कारगर है यदि आपका निवेश उधार ली गई रकम पर दिए जा रहे ब्याज से अधिक रिटर्न दे, जो गिरावट के बाजार में काफी मुश्किल है। इसके साथ ही आपको निवेश की समयावधि पर भी ध्यान देना होगा। मार्केट में एक बड़ी गिरावट निवेशकों के बीच अफरा तफरी मचाने के लिए काफी होती है। कई निवेशक ऐसे बाजार में और पैसा लगाने के लिए लोभित होते हैं, तो वहीं कुछ निवेशकों का मानना है कि ऐसी स्थिति में बाजार से पैसा निकाल लेना ही समझदारी का सबूत है। बाजार में सुधार के दौरान निवेशक अपनी योजनाओं को दरकिनार कर अक्सर देखा देखी वाला निवेश करते हैं। टीवीएनजी कैपिटल एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ तरुण बिरानी कहता है, ऐसे समय में निवेशक धैर्य गंवा देते हैं और फिर पैसा गंवाने लगते हैं। बेहतर होगा कि अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान दिया जाए। कई छोटे निवेशक बाजार में गिरावट आने पर अक्सर एसआईपी रोक देते हैं। हालांकि सच तो ये है कि मंदी के बाजार में एसआईपी के जरिए किए गए निवेश पर अधिक रिटर्न मिलने की संभावना होती है। बाजार में करेक्शन होने पर एसआईपी की उसी रकम में आपको म्यूचुअल फंड्स की अधिक यूनिट मिलती है। इससे मार्केट में रिकवरी होने पर आपको अधिक रिटर्न मिलता है।
एसआईपी को करेक्शन होने पर अगर आप रोकते हैं तो इससे आपका मकसद ही पूरा नहीं होता। एसआईपी में लंबे समय तक बाजार में बने रहना जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स आपके जोखिम को कम करते हैं। अगर कई बार रिटेल निवेशक भी म्यूचुअल फंड की राह पर चलते हुए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की कोशिश करते हैं। कई निवेशक एक सेक्टर की कई कंपनियों में एक साथ निवेश करते हैं। इस तरह की गलती आपके पैसे को जोखिम में डालती है, साथ ही आपको आपके पोर्टफोलियो को भी कमजोर करती है। पोर्टफोलियो में विविधता अच्छी बात है, मगर इसमें समझदारी दिखाने की जरूरत है। एक साथ कई नावों की सवारी आपको डुबो भी सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि निवेशकों की समझदारी ही उनको जोखिम में भी मुनाफा कमवा सकती है और थोड़ी सी लापरवाही भी उनका पैसा डुबो सकती है। इसीलिए किसी भी प्रलोभन में पड़ने की बजाय तार्किक रूप से निवेश की प्लानिंग करें और सही समय पर सही फैसला करें। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने अपनी अवधारणा में समझाया कि गलतियां करना मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। गलतियां करके भी मानव समाज आज आधुनिक सभ्यता तक पहुंचा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, समय काल के अनुसार गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, हाथ जलाकर अनुभव करने वाले मूर्ख ही होते हैं। इसीलिए शेयर बाजार में छोटी सी भी गलती आपकी पूंजी को तबाह कर सकती है। अध्याय 26 शेयर बाजार आदर्श पोर्टफोलियो। अगर आप एक आसान काम को बहुत कठिन बनाना चाहते हैं तो बस उसे टालते रहिए। ऑलिन मिलर। मानव के जीवन में सफल निवेशक वही माना जाता है जिसने अपने समय की चुनौतियों का सामना डट कर किया। चुनौतियों का सामना वह व्यक्ति कर सकता है जिसने भविष्य को लेकर अपनी पूरी प्लानिंग की हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि प्लानिंग कभी कभी फेल भी हो जाती है। इसीलिए एक सफल निवेशक को कई प्लान एक साथ रखने होते हैं, तब जाकर वो अपनी योजना के माध्यम से सफल निवेशक बन सकता है। पैसा बनाने की प्रक्रिया अल्पकालिक हो सकती है, लेकिन इसे बनने में समय लगता है। इसके लिए धैर्य के साथ जानकारी की आवश्यकता होती है, यानी एक सशक्त पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता है। वक्त के साथ पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश एक विश्वसनीय तरीका हो सकता है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो शेयर बाजार में निवेश से बचते हैं। उन्हें लगता है कि यह बेहद खतरनाक है, जबकि हकीकत यह है कि शेयरों में नियमित रूप से निवेश कर काफी कारगर तरीके से धन अर्जित किया जा सकता है। वैसे इसके लिए आपको चतुराई से काम लेना होगा। स्टॉक मार्केट में निवेश के सबसे उपयुक्त तौर तरीकों की जानकारी हासिल करनी होगी। याद रखिए, पैसा बनाने की प्रक्रिया भले ही अल्पकालिक हो, लेकिन पैसा बनने में लंबा समय लगता है। पूंजी के सृजन के लिए धैर्य के साथ जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक सशक्त पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता है। व्यक्तिगत निवेशक के तौर पर सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि अपने वैयक्तिक लक्ष्यों और रणनीतियों के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ असेट आवंटन किस तरह किया जाए। दूसरे शब्दों में, आपका व्यक्तिगत विशिष्ट पोर्टफोलियो आपकी भविष्य की जरूरतों के साथ ऐसा होना चाहिए जिससे मन की शांति सुनिश्चित हो। ये जितना उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास एक दर्जन कंपनियां हैं, उतना ही उनके लिए भी जिनके पास महज 100 रुपए के शेयर हैं।
ये सही है कि निश्चित अवधि में पर्याप्त रिटर्न देने वाले आदर्श अथवा मॉडल पोर्टफोलियो बनाने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इनमें आयु के अलावा निवेश की अवधि, निवेश राशि तथा भविष्य में वांछित राशि आदि शामिल हैं। आमतौर पर ज्यादा जोखिम उठा सकने वाले लोग ज्यादा आक्रामक पोर्टफोलियो बनाने के लिए इक्विटी में अधिक और बॉन्ड तथा अन्य फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में कम राशि का निवेश करते हैं। इक्विटी आवंटन का सबसे ज्यादा कामयाब और लोकप्रिय अनुपात 100 में आयु को घटाकर प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि मेरी आयु 35 है तो किसी भी एक वक्त पर मेरा इक्विटी में निवेश 60-65% होगा। दमदार पोर्टफोलियो बनाना व्यक्तिगत निवेशकों के लिए असंभव नहीं है। ये मुसीबत के वक्त आपके निवेश को सुरक्षित रखता है। इसलिए अपनी खोजबीन उन उद्योगों या सेक्टरों पर केंद्रित करें जिनमें आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स आदि। सेक्टर का चुनाव करने के बाद आकार, मार्केट कैपिटलाइजेशन तथा उसकी इक्विटी पर पूर्व में प्राप्त रिटर्न के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनियों का चुनाव करें। इसके लिए आप उद्योग, सेक्टर, मार्केट कैपिटलाइजेशन तथा ग्रोथ अनुपात आदि को पैमाना बना सकते हैं। इस पड़ताल के आधार पर आप कंपनियों की एक सूची बना सकते हैं। गूगल के जरिए आपको निवेश अवसरों के बारे में तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। इसके अलावा ऐसे अनेक टूल भी उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से किसी भी सेक्टर, कंपनी, उसके कैपिटलाइजेशन, स्थान, शेयर होल्डिंग आदि के बारे में सारी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। एक दशक पहले ये जानकारियां जुटाना कठिन था, लेकिन अब ये काफी आसान हो गया है। इसके लिए मोटे तौर पर यह फॉर्मूला अपनाया जाता है। करीब 50% निवेश ब्लू चिप अथवा सुस्थापित कंपनियों में करें। इसके बाद बची रकम में से मिड कैप कंपनियों के आगामी शेयरों में तथा शेष 25% अपेक्षाकृत अनजान छोटी कंपनियों में लगाएं। हर स्टॉक में जोखिम को यथासंभव कम करने की कोशिश होनी चाहिए। हमेशा ऐसी कंपनियों के स्टॉक में पैसा लगाएं जिनका कैश फ्लो पे बैक पीरियड कम हो। प्रत्येक कंपनी की वित्तीय स्थिति अथवा बैलेंस शीट ऐसी होनी चाहिए ताकि वो अनपेक्षित बदलावों से उत्पन्न होने वाले उच्च स्तरीय वित्तीय एवं ऑपरेटिंग विविधताओं का सामना कर सके। पोर्टफोलियो बनाने की असली चुनौती होल्डिंग पीरियड में आय को अधिकतम बढ़ाने की है। एक निवेशक के तौर पर आपका लक्ष्य बस इतना होना चाहिए कि समझ में आने वाले किसी ऐसे व्यवसाय में तर्कसंगत मूल्य पर खरीदारी करें जिसकी आय में अगले 5, 10 या 20 वर्षों में बढ़ोतरी लगभग तय हो। वक्त के साथ आपको पता चलेगा कि केवल चंद कंपनियां ही इन मानकों पर खरी उतरती हैं। इसलिए जब ऐसी कोई कंपनी निगाह में आए तो आप उसके पर्याप्त शेयर खरीद लें। यदि मंशा दीर्घकालिक शेयरों में है तो एक वक्त में आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट, सीएजीआर रिटर्न के मुकाबले निवेश में जोखिम आदि मानकों के आधार पर चुनी हुई अधिकतम 5-10 कंपनियों के स्टॉक्स प्रति कंपनी ही होने चाहिए। निश्चित ही विविधीकरण के लिए आप इससे ज्यादा कंपनियों के स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यदि चुनाव सही नहीं हुआ तो चाहे आप 15 या उससे भी ज्यादा कंपनियों के शेयर खरीद लें, परिणाम वही होगा। करीब 50% निवेश ब्लू चिप या सुस्थापित कंपनियों में करें। ऐसे स्टॉक में पैसा लगाएं जिनका कैश फ्लो पे बैक पीरियड कम हो। प्रत्येक कंपनी की वित्तीय स्थिति अथवा बैलेंस शीट को देखें।
आक्रामक पोर्टफोलियो बनाने के लिए इक्विटी में अधिक और बॉन्ड तथा अन्य फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में कम राशि का निवेश करें। आयु, निवेश की अवधि, निवेश राशि व भविष्य में वांछित राशि का ध्यान रखें। एक विविध पोर्टफोलियो के फायदे। विविधीकरण आपको विभिन्न प्रकार के स्टॉक चुनने की स्वतंत्रता देने में मदद करता है। आपको अपने द्वारा चुने गए सभी शेयरों में असाधारण करने की आवश्यकता है। यदि अधिकांश स्टॉक अच्छी पोर्टफोलियो कुल मिलाकर लाभ में होगा। पौराणिक निवेश वॉरेन बफेट कहते हैं पौराणिक निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, आपको केवल अपने जीवन में बहुत ही कम चीज करना है जब तक कि आप बहुत सी चीजें गलत नहीं करते। कभी कभी कुछ क्षेत्र कम प्रदर्शन करते हैं और जिसके कारण स्टॉक कम प्रदर्शन करेगा। कहें अगर बैंक क्षेत्र प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आपका बैंक स्टॉक नुकसान में होगा। हालांकि ये बहुत कम संभावना है कि अन्य सभी क्षेत्र आईटी, ऑटो, एफएमसीजी इत्यादि एक ही समय में प्रदर्शन नहीं करेंगे। ऐसे समय के दौरान विविधीकरण आपको अन्य क्षेत्रों के शेयरों को रोकने में लाभ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर कुछ अप्रत्याशित कारणों से आपके स्टॉक्स में से कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है लेकिन आपको विश्वास है कि यह भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगा, फिर भी आप अपने अन्य अच्छे प्रदर्शन करने वाले शेयरों की हिस्सेदारी पर स्टॉक रख सकते हैं। आपको बस लाभ उठाने और लाभ में समग्र होने की आवश्यकता है। अविभाजित मामले में यदि आपका स्टॉक प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप कुल नुकसान में होंगे और जो आपको उस संभावित स्टॉक को बेचने के लिए प्रेरित कर सकता है। अध्याय 27 शेयर कब, क्यों, कहां और कैसे खरीदें और बेचें। पहले खुद से प्यार करिए और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए आपको सचमुच खुद से प्यार करना होगा। लूसीले बॉल। शेयर बाजार के निवेशक को एक किसान की तरह होना चाहिए जो मौसम में होने वाले बदलाव के अनुसार फसल चयन करता है। क्या, कब और कौन सी फसल बोनी है ये किसान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि मौसम ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए शेयर बाजार के लिए कब, क्यों, कहां और कैसे एक बुनियादी सवाल है जिसके प्रत्येक निवेशक को समझना पड़ेगा। कब, क्यों, कहां और कैसे ये प्रश्न लगभग सभी के जेहन में आते हैं कि शेयर बाजार को कैसे सीखें और कब, क्यों, कहां और कैसे निवेश करना चाहिए। सब केवल यही समझते हैं कि ये केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो फाइनेंस के बारे में जानते हैं। मेरे अनुसार तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी फाइनेंस के बारे में जानकारी शून्य है और वे बहुत अच्छा खासा शेयर बाजार में निवेश करके बढ़िया पैसा बना रहे हैं। मतलब कि बाजार गिर रहा है या बढ़ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर बाजार गिर रहा है तो आपको अभी खरीदने से बचना चाहिए। जब अच्छे भाव आ जाएं, यानी कि भाव कम हो जाएं किसी भी शेयर के जो आप खरीदना चाहते हैं तो उनको खरीद लें। वैसे ही जब बाजार चढ़ रहा है तो आपको बहुत से शेयर खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि थोड़े से भी करेक्शन में शेयर अच्छे खासे टूट सकते हैं। तो आपको अपने टारगेट के अनुसार शेयर बेच देना चाहिए। आप किसी भी शेयर को जब भी खरीदते हैं तो हमेशा बेचने के लिए ही खरीदते हैं। सोचते हैं कि बस अब शेयर जब बढ़ जाएगा तब हम बेचकर लाभ ले लेंगे। तो बेचने के भाव से खरीदने के भाव को घटाना आना चाहिए और ब्रोकर्स की गणना करनी आनी चाहिए। वैसे तो आजकल सब कुछ कंप्यूटरीकृत है।
कंप्यूटरीकृत है तो ब्रोकर्स की गणना में गलतियों की संभावना न के बराबर होती है। लाभ से आपको अपने शेयरों के नंबर में गुणा करना आना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आजकल लगभग सभी ब्रोकर्स हाउसेस की मोबाइल ऐप उपलब्ध है। आप ऐप से ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये बहुत आसान व सुरक्षित भी है। आपको पहले अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट से पैसा ब्रोकर के खाते में जमा करना होगा, तो ब्रोकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उतनी रकम की लिमिट दे देगा। फिर आप ऑनलाइन शेयर खरीद सकते हैं। अगर नए निवेशक हैं तो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। जनरली ब्रोकर लोग बहुत से कचरा शेयरों के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और जिससे लाभ तो नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। हमेशा ही अच्छी कंपनी के शेयर खरीदें। उन कंपनियों के शेयर खरीदें जिनके सामान आप दैनिक उपभोग में ला रहे हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, दाल, तेल, घी, शेविंग क्रीम, साबुन, तेल, कार, स्कूटर, बाइक इत्यादि, क्योंकि इन सामानों की बिक्री तो होनी ही है। जैसे आप इन सामानों का उपयोग कर रहे हैं, वैसे ही कई अन्य लोग अपने घरों में इनका उपयोग कर ही रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि कंपनी की कमाई अच्छी है और वित्तीय रूप से मजबूत है। आपके वित्तीय जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको शेयर बाजार में किसी न किसी तरह से जरूर निवेश करना चाहिए। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को केवल फिक्स रिटर्न वाले निवेश उत्पादों में ही लगाते रहेंगे तो आपकी बचत को तो मुद्रास्फीति ही खा जाएगी और आपके लक्ष्य प्राप्त करने की अवधि बढ़ती जाएगी। अपने बेहतर भविष्य के लिए कम से कम अपनी बचत का 20-25% हिस्सा हर माह शेयर बाजार में सीधे या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए जरूर निवेश करें। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कब खरीदें। मेरे हिसाब से तो खरीदने के लिए हर वक्त सही होता है। भले बाजार अपनी ऊंचाई पर हो या निम्नतम स्तर पर, बस आपका चुना हुआ शेयर अच्छा होना चाहिए। फिर बाजार के उतार चढ़ाव से उसका कोई संबंध नहीं है। किसी सेक्टर से संबंधित अगर कोई अच्छी खबर आती है तो उन सेक्टरों के शेयरों के भाव बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अच्छे निवेशक यहाँ पर फंस जाते हैं कि खरीदे हुए शेयरों को कब बेचें। कुछ निवेशक तो अपने अच्छे खासे मुनाफे को भी नहीं भुना पाते। वे सोचते हैं कि शेयर का भाव और बढ़ेगा और होता उल्टा है तो उनको अपने मुनाफे से हाथ धोना पड़ता है। जब भी शेयर खरीदें तो अगर किसी निश्चित समय या निश्चित टारगेट के लिए आप शेयर खरीद रहे हैं तो निश्चित करें कि आप अपनी लोअर वो अपर लिमिट दोनों लगा लें कि घाटा हो तो इतने में बेच देना है, यानी कि स्टॉप लॉस, और ऊपर जाए तो इतने मुनाफे के बाद बेच देना है। ज्यादा लालच हमेशा बुरा होता है, तो ज्यादा लालच न करें। अपने टारगेट पर ध्यान दें। अगर कंपनी बाजार में उम्मीद से ज्यादा अच्छा कर रही है तो अपने टारगेट बढ़ा दें और उन पर ध्यान रखें। चूंकि बाजार में प्रवेश करने और इससे निकलने के समय को आसानी से बताया नहीं जा सकता है, इसीलिए निवेशक को खुद के लिए चीजों को थोड़ा आसान करना चाहिए। वो अपने निवेश को बनाए रखना चाहते हैं या उसे निकाल लेना चाहते हैं, ये उनके वित्तीय लक्ष्य पर निर्भर करना चाहिए। अगर निवेशक का लक्ष्य लंबी अवधि का है तो उन्हें शेयरों में अपने निवेश को बनाए रखना चाहिए। ये उन्हें बढ़ती महंगाई से बचाएगा, साथ ही उनकी पूंजी भी बढ़ जाएगी।
क्वांटिटी भले ही ज्यादा इक्विटी से भले ही ज्यादा रिटर्न मिलते हों, लेकिन हर साल ये एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें कमी पेशी होती रहती है। अभी शेयर बाजार से निकलकर निवेशक तेजी से फायदा उठाने के मौके को गंवा सकते हैं। लंबे समय तक निवेशक को बनाए रखकर ही वो इक्विटी से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। निवेश को बनाए रखने या इसे निकालने का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि निवेशक अपने लक्ष्यों के लिए ज्यादा रिटर्न चाहते हैं या नहीं। तेजी हो या गिरावट, बाजार के हर दौर में निवेश करके वो औसत रिटर्न हासिल कर सकते हैं। निवेशक को केवल तभी शेयरों से पैसा निकाल लेना चाहिए जब वो ये मान ले कि शेयर बाजार उनके लिए नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निवेश को बढ़ाते रहना चाहिए। शेयर बाजार में बार बार अंदर बाहर जाने से कोई खास लाभ नहीं होता है। निवेशकों को लगातार अपनी बचत का कुछ हिस्सा शेयरों में लगाते रहना चाहिए। शेयर बाजार में एक निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही रहता है कि वो अपने शेयर कब, कहां, क्यों और कैसे खरीदे बेचे। यदि इन सवालों के जवाब निवेशक को पता है तो वो कभी भी अपनी पूंजी नहीं गंवा सकता। अध्याय 28। शेयर बाजार पैसा कमाना मुश्किल, नामुमकिन नहीं। नौसिखिए बैठे रहते हैं और इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं, बाकी हम सब बस उठते हैं और काम पर चल देते हैं। स्टीफन किंग। नौसिखिए बैठे रहते हैं और इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं, बाकी हम सब बस उठते हैं और काम पर चल देते हैं। स्टीफन किंग। किसी भी सफल निवेशक की कहानियां पढ़कर देख लीजिए। उन्होंने पहले एक सपना देखा, लोगों ने पहले उन्हें मना किया कि ऐसा सपना पूरा करना बहुत कठिन है, लेकिन सफल व्यक्ति कहता है कि नामुमकिन तो नहीं है। यहीं से आम आदमी और खास आदमी के बीच अंतर नजर आने लगता है। शेयर बाजार में पैसा कमाना उन लोगों के लिए कठिन है जो सिर्फ इसे एक पैसा कमाने के लिए बाजार देखते हैं, लेकिन निवेशक शेयर बाजार को अपने व्यापार का एक हिस्सा माने तो उसके नजरिए से तुरंत चेंज आ जाता है। निवेशक लंबे समय तक 5 से 10 सालों तक या उससे भी अधिक समय तक संभाले रखते हैं और 3 महीना या साल बाजार मंदा हो तो शेयर बेचने के लालच को त्यागें। दीर्घकालीन बाजार की दिशा हमेशा ऊपर होगी। दूसरी तरफ मुनाफा बिक्री के लालच से भी दूर रहें। यद्यपि आपका शेयर 50% या ज्यादा ऊपर चला गया हो, तब भी जब तक कंपनी की बुनियादी हालत ठीक है तब तक अपने शेयर न बेचें। जब तक कि शेयर बेचना आपके लिए मजबूरी न हो जाए तभी बेचें। हालांकि यदि शेयर की कीमत अपनी वैल्यू से ज्यादा बढ़ गई हो, इस चरण के स्टेप क्रमांक 3 को पढ़ें या बुनियादी बदलाव तब से आ गए हों जब से आपने शेयर खरीदे हों या कंपनी अब मुनाफे में न हो। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आपको मजबूर करता है कि आप सस्ता खरीदें तथा महंगा बेचें। ये साधारण एवं सशक्त रणनीति है। अपनी हर आमदनी का कुछ प्रतिशत शेयरों के खरीदारी के लिए अलग से रखें। याद रखें कि मंद बाजार खरीदारी के लिए है। यदि शेयर बाजार कम से कम 20% गिरता है तो शेयर में और पैसा लगाएं। यदि बाजार 50% गिरता है तो जितना कैश और बॉन्ड उपलब्ध है सब लगा दें। ये भयावह लगेगा, लेकिन बाजार हमेशा वापस उठे हैं। तब भी जब 1929 और 1932 में बाजार ध्वस्त हो गया था, सबसे कामयाब निवेशकों ने तब शेयर खरीदे थे जब वो बिकाऊ थे। ये जरूरी है कि
आप अपनी अपेक्षा अनुसार अपने शेयरों की कार्य संपादन परफॉर्मेंस को उपयुक्त मानदंड बनाकर तुलना करें। मानकों स्टैंडर्ड का विकास करें। अगर आप अपने निवेश में प्रगति चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं शेयरों को रखें जो रखने लायक हैं। ये मानदंड कई बाजारों के इंडेक्सेस पर आधारित है। ये आपको निर्धारण करने में मदद करते हैं कि आपका निवेश बाजार के सापेक्ष में ठीक से काम कर रहे हैं। अंतर्दृष्टि के विपरीत यदि कोई शेयर ऊपर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी निवेश है, जबकि वो अपने जैसे शेयरों की गति से धीमी गति से ऊपर जा रहा हो। उसके विपरीत सभी घटती निवेश जरूरी नहीं कि हार है, जब उसके जैसे निवेश और खराब प्रदर्शन कर रहे हों। आप हर निवेश का प्रदर्शन अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप उसका मूल्य जानने के लिए करें। इससे आप दूसरे निवेश निर्णयों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। जो निवेश आपकी अपेक्षा अनुरूप न हो तो उनको बेचकर कहीं और उनका निवेश करें, जब तक आपको विश्वास न हो कि आपकी अपेक्षाएं शीघ्र पूरी होंगी। अपने निवेशों को काम करने दें। एक दीर्घकालीन निवेशक के लिए 1 से 3 साल की प्रदर्शन अर्थहीन है। शेयर बाजार अल्पकाल के लिए मतदान यंत्र, वोटिंग मशीन एवं दीर्घकाल के लिए भारोत्तोलन यंत्र। जब आपने शेयर खरीद लिए हैं तो आपको समय समय पर निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। परिस्थितियां तथा राय बदलती रहती हैं। ये निवेश का हिस्सा है। इसकी कुंजी हर नई सूचना का मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन करता है तथा कोई भी बदलाव जो दिशा निर्देश के अनुरूप हो तथा पहले लिए गए कदमों पर आधारित हो। क्या आपकी बाजार संबंधी अपेक्षाएं ठीक थी? अगर नहीं तो क्यों? इन अंतर्दृष्टियों की मदद से अपनी अपेक्षाओं एवं निवेश सूचियों को अपडेट करें। क्या आपका पोर्टफोलियो आपकी जोखिम क्षमता के दायरे में है? हो सकता है कि आपके शेयर ने ठीक काम किया हो, परंतु निवेश ज्यादा जोखिम भरे तथा अस्थायी हो सकते हैं, जिसके बारे में आपने भी नहीं सोचा होगा। यदि आप इन जोखिमों में सहज महसूस नहीं करते तो ये समय निवेश के बदलाव का है। क्या आप अपनी अपेक्षाओं को हासिल करने में कामयाब हुए हैं? हो सकता है कि आपका निवेश बेशक जोखिम के दायरे में हो पर बहुत धीरे प्रगति कर रहे हों तथा आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप न हो। यदि यही स्थिति है तो निवेश में बदलाव के बारे में सोचें। अध्याय 29। शेयर बाजार जोखिम और आय। जो इंतजार करते हैं उन तक भी चीजें पहुंच सकती हैं, लेकिन सिर्फ वही चीजें जो संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। अब्राहम लिंकन। आपकी जोखिम और आय का ध्येय ज्यादा विकल्पों में से कुछ को निकाल देगा। एक निवेशक होने के नाते आप वैयक्तिक कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। यह निवेश का सबसे बुनियादी प्रकार है। बॉटम अप तरीके में जब आप हर शेयर को अपनी सोच, उनकी कीमतों एवं लाभांश के आधार पर खरीदते तथा बेचते हैं, तब शेयरों में सीधे निवेश म्यूचुअल फंड द्वारा ली गई फीस से बचाता है एवं उचित विविधीकरण के लिए ज्यादा प्रयास की अपेक्षा करता है। उन्हीं शेयरों को चुनें जो आपकी निवेश की जरूरतों को बेहतरीन तरीकों से पूरा करते हैं। यदि आप उच्च आय की श्रेणी में हैं तथा लघु एवं मध्यम अवधि की आय की
निम्नतम जरूरत है और जोखिम उठाने की क्षमता भी ज्यादा है तो ज्यादातर उन अधिक बढ़ने वाले शेयरों को चुने जो या तो थोड़ा या शून्य लाभांश देते हैं परंतु उनकी अपेक्षित बढ़ोतरी मध्यम से ज्यादा होती है। कम लागत वाली इंडेक्स फंड आमतौर पर सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों की तुलना में फीस में कम चार्ज करते हैं। वो ज्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि वो अपने निवेश जाने माने इंडेक्सों पर आधारित रखते हैं। उदाहरण के लिए कोई इंडेक्स फंड अपनी परफॉर्मेंस बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स के शेयरों पर आधारित रखता है। फंड ज्यादातर या पूरे एसेट्स खरीद लेगा एवं इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बराबरी लेकिन अधिक नहीं कर सकता। ये एक सुरक्षित निवेश होगा परंतु बहुत उत्तेजक नहीं। एक्टिव शेयर खरीदार ऐसे निवेशों में कम रुचि दिखाएंगे। इंडेक्स फंड नए निवेशकों के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। कम लोड वाले सस्ते इंडेक्स फंडों को खरीद कर रखना और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी को उपयोग करने से देखा गया है कि दीर्घकाल में वो एक्टिव म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे इंडेक्स फंड चुनें जो वार्षिक आय एवं इंडेक्स अनुपात में सबसे कम हो। एक एक्सचेंज ट्रेडर फंड ETF एक ऐसा इंडेक्स फंड है जिसे शेयर की तरह निवेश करते हैं। ETF एक अनमैनेज्ड पोर्टफोलियो है। इसमें स्टॉक एक्टिवली मैनेज्ड फंड की तरह लगातार खरीदे और बेचे नहीं जाते और कमीशन के बगैर ही अक्सर लेन देन होते हैं। आप खास इंडेक्स पर आधारित ETF खरीद सकते हैं जो किसी निश्चित उद्योग या वस्तु जैसे कि सोने पर आधारित हो सकते हैं। ETF नौसिखिए के लिए एक बढ़िया चुनाव है। आप इक्विटी मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इन फंडों में कई निवेशक पैसा लगाते हैं और उसे शेयरों एवं बॉन्ड्स में लगाते हैं। वैयक्तिक निवेशक पोर्टफोलियो के शेयर खरीदते हैं। वैयक्तिक निवेशक ऐसे पोर्टफोलियो बनाते हैं जिनका एक विशेष लक्ष्य होता है जैसे दीर्घकालीन उन्नति। क्योंकि यह फंड एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, प्रबंधक लगातार शेयरों को खरीदते बेचते रहते हैं ताकि फंड के लक्ष्य प्राप्त हो सकें। इसलिए इनकी फीस ज्यादा होती है। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो आपके प्रति लाभ दर को हानि पहुंचा सकते हैं एवं आपकी आर्थिक उन्नति में बाधक हैं। कुछ कंपनियां सेवानिवृत्ति निवेशकों के लिए खास पोर्टफोलियो प्रस्तुत करती हैं। ये एसेट एलोकेशन या टारगेट डेट फंड हैं जो आपकी उम्र के अनुसार आपके स्वामित्व को समन्वयित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए जब आप युवा हैं तो आपका संकल्प इक्विटी की तरफ होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये संकलन आपकी निवेशों को स्थिर आय सिक्योरिटी में बदलता जाता है। दूसरे शब्दों में यह आपके लिए वो करता है जो आप अपने वयस्क होने पर अपने लिए करने की उम्मीद करते हैं। ध्यान रहे कि ये फंड्स साधारण इंडेक्स एवं ETF के मुकाबले ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन ये दूसरे निवेश से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। निवेश चुनने से पहले ये जरूरी है कि आप विनिमय का खर्चा और फीस को परखें। खर्चा एवं फीस आपके प्रति लाभ को घटाती है तथा आपकी आय को कम करती है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि जब आप शेयर खरीदें, संभालें या बेचें तो आपको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। एक शेयर की आम विनिमय कीमत में कमीशन, बिड आस्क स्प्रेड, स्लीपेज, SEC सेक्शन 31 फीस और कैपिटल गेन टैक्स शामिल है।
फंड्स में लगने वाली कास्ट मैनेजमेंट फीस, सेल्स लोड भार, प्रतिदिन कीमत, विनिमय फीस, अकाउंट फीस, 12 एक फीस और ऑपरेटिंग खर्चे शामिल हैं। हर शेयर जिसमें आप इच्छुक हैं उसका आंतरिक मूल्य तथा सही कीमत को निर्धारित करें जिसे आपको अदा करना है। आंतरिक मूल्य एक शेयर की योग्यता या कीमत है जो वर्तमान शेयर मूल्य से अलग हो सकती है। सही कीमत जो अदा करनी है वो आम तौर पर आंतरिक कीमत का ही एक हिस्सा होता है जो सुरक्षा का दायरा तय करती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS तय करती है। MOS 20% से 60% तक हो सकता है जो आपकी आंतरिक कीमत के निर्धारण में अनिश्चितता के स्तर पर निर्भर करता है। शेयरों की कीमत के आकलन के कई तरीके हैं। लाभांश डिस्काउंट मॉडल, एक शेयर की कीमत उसके भविष्य में मिलने वाले लाभांश का वर्तमान रूप है। इसीलिए स्टॉक की कीमत प्रति शेयर लाभांश का डिस्काउंट रेट तथा लाभांश प्रगति दर के अंतर से विभाजित करके मिलता है। डिस्काउंट कैश फ्लो DCF मॉडल एक शेयर का मूल्य अपने सभी भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य है। इसीलिए DCF CF1 एक अनूठी टिपिकल DCF गणना प्रोजेक्ट के लिए वार्षिक फ्री कैश फ्लो, वर्तमान कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो से पूंजीगत व्यय, कैपिटल को अगले 10 वर्षों के लिए दर्शाते हैं। उन्नति कीमत और टर्मिनल उन्नति कीमत दर का अंदाजा लगाते हैं ताकि टर्मिनल कीमत का अंदाजा लगा सकें और फिर दोनों को जोड़कर शेयर के DCF कीमत का पता लगाते हैं। तुलनात्मक विधियां, ये विधियां किसी शेयर की कीमत उसकी आमदनी क्षमता से लगाती है। प्राइस रिलेटिव टू अर्निंग, PE बुक वैल्यू, PB सेल्स PS और कैश फ्लो PCF से भी लगाई जाती है। यह शेयर के तात्कालिक कीमत अनुपात की तुलना उपयुक्त मानदंड तथा शेयर के ऐतिहासिक औसत के अनुपात से उस कीमत को निर्धारित करती है जिस पर शेयर को बिकना चाहिए।